नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और इंडिया फटाफट 100 में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के वृद्धि नहीं करने की सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करना उचित नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई पार्टी के सलाहकार समूह की बैठक की वीडियो के मुताबिक सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस को इस वक्त इन सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के साथ खड़े रहने का समय है। मनमोहन सिंह हाल ही में गठित कांग्रेस सलाहकार समूह के अध्यक्ष हैं। इस समूह की बैठक के एक दिन के अंतराल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की जाती है। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जिनके भत्ते काटे जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस वक्त सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लोगों के लिए मुश्किल पैदा करने की जरूरत नहीं थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आईएएस संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति भवन में इस दौरान कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में जो इकोनॉमी है उस पर प्रभावित हो रही है। इसका असर भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका सरकार इस हालात से निपटने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने पर जोर दे रही है। यही वजह है कि श्रीलंका सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में $40 करोड़ मुद्रा की अदला बदली करने जा रही है। श्रीलंका के सूचना एवं सदर संचार मंत्री बंडुला गुणवर्धन ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे द्वारा रखे गए रिजर्व बैंक के साथ वित्तीय सुविधा के करार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे देश को लघु अवधि में अंतर्राष्ट्रीय नकदी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। गुणवर्धन ने कहा कि श्रीलंका रिजर्व बैंक के साथ में $40 करोड़ की मुद्रा अदला बदली करने की कोशिश करेगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में पिछले एक महीने में सब कुछ बंद है। अब केंद्र सरकार ने कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानें को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि केंद्र के फैसले के बाद में राज्य सरकारों को भी फैसला करना है कि वो दुकानें खोलने की अनुमति देना चाहते हैं या नहीं। आपको बता दें कि असम सरकार ने 27 अप्रैल तक किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। असम के मुख्य सचिव ने कहा कि इस पर 27 अप्रैल को विचार किया जाएगा, इसके बाद फैसला किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गृह मंत्रालय के निर्देश पर विचार करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी समेत कई शहरों में दुकानें खुली हुई हैं। गृह मंत्रालय एक आदेश जारी करके कहेगा कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टेट अलोन दुकानों में खोलने की इजाजत होगी, लेकिन ये शर्तों के साथ होगी। मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आनी चाहिए। दुकानों में पिछले 50% स्टाफ के साथ में काम करना होगा। दुकान में सभी लोग मास्क लगाकर ही काम करेंगे। आदेश के मुताबिक सभी दुकानों संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापना अधिनियम के तहत में रजिस्टर होनी चाहिए। नगरपालिका और नगर निगम के बाहर के सारे क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र माना गया है। वहां पर शराब को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकती हैं। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन जगहों में दुकानें नहीं खुलेंगी जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी बंद रहेंगे और गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कंपनियों को भी काम करने की इजाजत दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय के आदेश के कुछ व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी और लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन की अवधि में आम जन को होने वाली असुविधा को देखते हुए उचित मूल्य की दुकानों से राशन बिना अब इंप्रेशन के लिए थंब इंप्रेशन के वितरित किया जाएगा। प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्ताव पर नियमित खाद्यान्न वितरण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वितरण किए गए जाने वाले खाने को कुछ शर्तों के साथ बिना थंब इंप्रेशन के
वितरण की छूट प्रदान की गई है। अब बिना थंब इम्प्रेशन के राशन मिल सकेगा, वहां पर सरकारी कर्मचारी और हितग्राहियों का सत्यापन करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न वितरण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक के आधार पर ही खाद्यान्न वितरण का प्रावधान था। उच्च मूल्य राशन दुकानों पर थंब इम्प्रेशन के जरिए अनाज मिलता था, लेकिन इन बायोमेट्रिक मशीनों पर अंगूठा लगने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। इस वजह से फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव भेजकर इसमें कुछ रियायत मांगी थी। इसके मिलते ही सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया। देश में रमजान का महीना शुरू हो चुका है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार शाम रमजान को जो चांद है वो नजर आ चुका है। उलीमा ने कोरोना वायरस को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के घरों में ही इबादत करने की अपील की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पहला रोजा होने का ऐलान भी किया और इसी के साथ में मुस्लिम समुदाय को रमजान की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसलिए लागू है ताकि लोग घरों में रहें और जितनी भी हो सके उतनी एहतियात बरतें। साथ ही मस्जिदों में भी ये ऐलान किया गया है कि इस बार रमजान में मस्जिदों में तरावीह नहीं होगी और लोग अपने घरों में ही इबादत करें। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का पालन करें और नमाज और इसी के साथ में रमजान की रात में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज घरों में ही पढ़ें। उन्होंने ये भी कहा कि रोजा रखना सबका फर्ज है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग रोजा रखें और इबादत करें और दुआ मांगें। कोरोना के मुश्किल समय में भी जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एनकाउंटर की खबरें हर रोज सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सेना ने 2 आतंकियों और एक उनके साथी को मार गिराया। पुलिस ने एक अधिकारी को बताया कि सुरक्षा बलों को गोरीपुरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में तड़के ही घेराबंदी का काम शुरू कर दिया गया और तलाश अभियान तेज कर दिया गया। इस दौरान उस समय मुठभेड़ शुरू हुई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की। इससे एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के बडगाम और कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पर हमला किया था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 775 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,063 लोग ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 57 लोगों की मौत हुई है और 1429 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से स्थिति पर हर दिन बिगड़ती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोविड-19 के 14 लोगों की चली जान भी जा चुकी है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि 283 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 2,500 के पार जा चुके हैं। दिल्ली में 136 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के 4 रोगियों पर किए गए प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण के प्रारंभिक नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं, जिनसे कोरोना वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 135 नए मरीज संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 1,621 हो चुकी है। इनमें से 1,370 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के 53 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही बिहार में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 223 हो चुकी है। अब कोरोना प्रभावित जिलों की सूची मधेपुरा और औरंगाबाद का नाम भी शामिल हो चुका है। हरियाणा कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 275 हो चुकी है। इससे संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो चुकी है और 186 मरीज ठीक हो चुके हैं।
जम्मू कश्मीर में मरीजों की संख्या 454 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 109 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के परिणाम कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने दिल्ली में अब तक 6 रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी दी है। आइए उसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इसको लेकर इसके सकारात्मक असर देखने को मिले हैं। लॉकडाउन का पालन न करने वालों को तमिलनाडु के तिरुपर पुलिस अच्छा सबक सिखाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में तिरुपर पुलिस द्वारा शूट किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तिरुपुर में पुलिस एक रोड जंक्शन पर लॉकडाउन लागू करने की ड्यूटी पर थी और उनके पास सड़क किनारे एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें एक व्यक्ति कोरोना वायरस रोगी था। पुलिस ने बिना किसी वैध कारण के कुछ युवकों को सड़क पर घेर लिया और उन्हें एम्बुलेंस में जबरन बैठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले ही वैन में अंदर बैठे व्यक्ति के साथ कोयम्बटूर में कोरोना वायरस परीक्षण कराना होगा। युवक दोबारा गए, लेकिन इसके साथ में आपको यह भी बता दें कि युवक घबरा गए, लेकिन पुलिस ने उनके विरोध के बावजूद भी उन्हें वैन में बांध दिया और व्यक्ति जो पहले से ही मास्क पहने हुए सुरक्षात्मक पोशाक पहने वैन के अंदर था, उसने युवाओं से पूछा कि क्या ये कोरोना वायरस चाहत है और उनकी ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया। घबराए युवकों ने वैन की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने वैन का दरवाजा खोला और युवक डर के मारे बाहर भाग खड़े हुए। वहीं बाद में पुलिस ने तब उन्हें समझाया कि वैन के अंदर व्यक्ति एक नकली मरीज था, उन्हें सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया गया था। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है और इस बीच आपको ये भी बता दें कि अब तक 1,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 28,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 8 लाख लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में मृतकों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है और अमेरिका में रिकॉर्ड किए जा गए मौत के आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जहां पर कोरोना वायरस ने लगभग 9 लाख लोगों को संक्रमित किया है। अमेरिका के अलावा स्पेन में 2,19,764 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और जहां पर अब तक 22,524 लोग इसके चलते जान से हाथ धो बैठे हैं। स्पेन में 92,355 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इटली में भी कोरोना वायरस से स्थिति लगातार गंभीर है, जहां पर 92,994 लोग संक्रमित हैं और इसी के साथ में अब तक 25,969 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फ्रांस में 1,59,828 लोग संक्रमित हैं और यहां पर 22,245 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस के चलते हो चुकी है। श्रीलंका के नौसैन्य प्रशिक्षण में कोविड-19 के 30 नए मामले सामने आने के बाद में संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं। श्रीलंका सोमवार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू को हटा देगी। लखनऊ के लोक भवन स्थित मीडिया हॉल में अपर प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों में मजदूर उन्हें वापस लाया जाए। 14 दिन उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। मजदूरों को लाने की योजना बनाने के निर्देश शेल्टर होम में रखे जाएंगे। मजदूर और साथ ही राशन किट और 1,000 रुपए भी दिए जाएंगे। 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और टेलीमेडिसिन सहित तमाम चीजों को देखने के लिए इन अधिकारियों को लगाया गया है। हॉस्पिटल और कोविड अस्पताल का निरीक्षण करना भी इनका काम होगा। हॉटस्पॉट के क्षेत्र में कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ डिलीवरी मैन और स्वास्थ्य संबंधित लोग वहां जाएंगे और सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना के बारे में बताया कि अब तक 1,604 मामले सामने आए हैं और 206 लोग ठीक हो चुके हैं। 57 जनपदों से प्रकरण आए हैं और 24 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रयागराज में कोरोना के 3 नए मामले एक साथ सामने आए हैं। 3 नए केस मामले मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। अभी तक प्रयागराज कोरोना वायरस शहरों के मुक्त श्रेणी में था, लेकिन अचानक आज 3 नए पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच चुकी है।
प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। 3 नए मामलों में 2 ग्रामीण और 1 शहरी इलाके से है। डीएम भानु एवं चंद्र गोस्वामी ने 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में शंकरगढ़ तहसील के 2 लेबर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दोनों लेबर 2 दिन पहले ही मुंबई से वापस लौटे हैं। वहीं दूसरा मामला शहर के शिवकुटी इलाके के शंकर घाट का है, जहां पर 37 वर्षीय युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि युवक हाल ही में दूसरे युवक के साथ ई पास पर वाराणसी गया था। वाराणसी में उस युवक के दोस्त की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वाराणसी से संबंधित युवक की हिस्ट्री के आधार पर प्रयागराज में युवक का वहां पर टेस्ट किया गया था। पूरे देश में रमजान के चांद के दीदार होने के बाद में रमजान के पहला रोजा रखने का ऐलान कर दिया गया था। राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में इमाम मौलाना खालिद महली फिरंगी शुक्रवार को रमजान के चांद की दीदार होने के बाद ऐलान किया गया। साथ ही सभी रोजादार शनिवार को रमजान का पहला रोजा रख सकते हैं, ये उन्होंने ऐलान किया। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समाज के लोगों से यह भी अपील की है कि अपने घरों में रहें, इबादत करें और लॉकडाउन का पालन करें। वहीं शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने भी इसकी तस्दीक की। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एक कैलेंडर भी उसने जारी किया है। इस कैलेंडर में 30 दिन में किस दौरान कौन सा जुम्मा पड़ेगा इसकी तारीख दी गई है। साथ में इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि समय भी रोजा खोलने का दिया गया है। बहराइच में सामूहिक नमाज अदा करने से मना करने पर नमाजियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। यहां पर एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। जब मौके पर उनको रोकने की कोशिश की गई तो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और 32 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए सभी 32 लोगों के खिलाफ में महामारी अधिनियम के खिलाफ तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। गाजीपुर के जमाने कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कमर कस ली है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे 9 वाहनों का चालान और 3 वाहन सीज किए गए। 30,100 रुपए का शुल्क भी वसूल किया गया है। पीलीभीत में लॉकडाउन के चलते किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जिले में आज मजदूरों पर फसल काटने गए 2 किसानों की अलग अलग इलाकों में मौत हो गई। पहला मामला थाना बिलसंडा क्षेत्र के इलाके का है, तो वहीं दूसरा इलाका जहां पर एक और इलाके का है जहां पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि पूरनपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर मजदूरी पर गए गेहूं की फसल काटने गए लोगों पर भतीजे और चाचा पर मधुमक्खियों ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया। बदायूं जिले में एक पति ने प्रेम प्रसंग के शक में अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। यहां के रहने वाले दुर्वेश ने अपनी पत्नी की जो प्रेम प्रसंग के शक में फावड़े से हत्या कर दी है। हत्या आरोपी पति का आरोप है कि उसके गांव के रहने वाले एक युवक के साथ में उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी पति ने कई और गंभीर आरोप भी अपनी पत्नी पर लगाए, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। राजस्थान कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अंबाला के 14 छात्रों को वापस अंबाला लाया जा चुका है। बस के जरिए अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के छात्रों को लाया गया है। हरियाणा के करीब 800 छात्रों को कोटा से वापस लाया गया है। वहीं छात्रों को जब अंबाला लाया गया तो पूरी तरीके से पुलिस सुरक्षा दी गई और दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। अंबाला के एस्टेट ऑफिसर ने बताया कि छात्रों को सरकार के आदेशों पर लाया गया और 6 लड़कों को अंबाला कैंट तो 8 लड़कियों को अंबाला शहर की एक धर्मशाला में रखा गया है। राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे हरियाणा के बच्चों को रोडवेज बस में कोटा से भिवानी लाया गया है। कोटा से आए बच्चों और अभिभावकों की कुल संख्या 40 है, जिनमें 19 छात्राएं हैं और 11 छात्र हैं।
इस दौरान डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हरेंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सभी बच्चों की और बच्चों के अभिभावकों की निगरानी रखेगा और साथ में उनकी जांच की जाएगी। टोहाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाते हुए 3 युवकों को पिछले दिनों गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया था। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कार सवार 3 आरोपियों को काबू किया गया था। जब्त की गई हीरोइन भी वहां पर इस दौरान कार से जब्त की गई थी। हीरोइन 938 ग्राम और साथ में पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई तेज की। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश में जाकर सारी जानकारी इकट्ठी की है। बिहार में लॉकडाउन के बावजूद भी अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सिवान का है, जहां पर अपराधियों ने राजस्व कर्मचारी को गोली मार दी, जिसके बाद में राजस्व कर्मचारी को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए धन जुटाने में सहयोग करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कोहली और डिविलियर्स इस नीलामी से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए पैसे जुटाएंगे। कोहली और डिविलियर्स की शतकीय पारी में आरसीबी ने उस मैच में 3 विकेट पर 248 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित ब्रिटेन में अब एक फुटबॉल मैच जांच के घेरे में आ चुका है। यह मैच यूरोपियन क्लब फुटबॉल के सबसे बड़े कंपटीशन चैंपियंस लीग के अंतिम 16 राउंड के मैच में हुआ था। लिवरपूल में हुआ यह मैच इंग्लैंड में खेले गए गतिविधि रोके जाने से पहले होने वाला आखिरी अहम मैच था। लिवरपूल सिटी काउंसिल ने शहर में कोरोना वायरस के चलते वहां पर जाने के लिए इस मैच की जांच के आदेश दिए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद में जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तमाम काम ठप पड़े हुए हैं। अब ऐसे में मानुषी छिल्लर ने राज्य सरकारों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए जा रहे दैनिक राशन के साथ ही सैनिटाइजर और सैनिटरी पैड भी फ्री बांटने की मांग रखी है। मानुषी का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते दिन दहाड़ी मजदूरों के हाथों में रुपए नहीं है और इसके चलते उन्हें सैनिटाइजर पैड दिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर सरकार की शुक्रगुजार हूं कि कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार अच्छा काम कर रही है। इंडिया फटाफट 100 में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।